हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th की साइंस की, और जिसमें हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। आज हमारा 4th प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आंसर्स हमें बताने हैं। केमिस्ट्री वाले पार्ट के ये सारे हमने क्वेश्चंस लिए हैं। इससे पहले आपने 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं जिनमें कि आपने एमसीक्यूज, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स करे। ओके, लास्ट सेशन में कुछ स्टेटमेंट थी, आपने बताया कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। और आज के सेशन में हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस के आंसर्स पर। ओके, तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। What is meant by the following terms? यहाँ पर आपको अलग अलग टर्म दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट है आपका रियरिंग, सेकंड है शेयरिंग और थर्ड है सेरिकल्चर। ये सारी टर्म आपने जब आप फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने इन सब टर्म्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो उसी के आधार पर एक क्वेश्चन है। पहला है रियरिंग। तो रियरिंग क्या होता है? Raising of domestic animals like sheep, goat, yak, cow and buffaloes for commercial purposes such as for milk and fur is known as rearing. Rearing क्या है? जब आप किसी भी एनिमल को, किसी प्राणी को क्या करेंगे? उसको पालेंगे। ठीक है, उसको रेस करेंगे यानी उसको बड़ा करेंगे, पालेंगे उसको। और किस लिए? कमर्शियल पर्पस के लिए। और वो कमर्शियल पर्पस क्या हो सकता है? कमर्शियल पर्पस क्या हो सकता है आपका? मिल्क के लिए यानी दूध के लिए, या फिर फर, जो कि आप क्या कह रहे थे? फैब्रिक, जहां से आपका वर्ड आ रहा था, या फाइबर, रेशा, जहां से आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो किसी भी जानवर को अपने व्यवसाय के लिए, अपनी आमदनी के लिए, या फिर किसी कमर्शियल यूज के लिए आप क्या करेंगे? जब उसको पालेंगे या उसको रेस करेंगे, बड़ा करेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? रियरिंग कहा जाएगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप जानवरों से क्या क्या प्राप्त होता है आपको? जैसे गाय पालते हैं, बफेलोज, भैंस पालते हैं आप लोग, बकरी हो गई, इन सब से क्या लिया जाता है? दूध निकाला जाता है। ठीक है, उसको हम अपने खाने के लिए भी यूज करते हैं, या फिर क्या करेंगे? बेचेंगे, और फिर उससे क्या होगा? हमें पैसा मिलेगा या फिर हमारी आमदनी बढ़ेगी। ओके, या तो वो होता है, या फिर क्या किया जाता है? जैसे आपका शीप हो गया, गोट हो गया, याक हो गया, इन सबको पालेंगे और इनसे क्या निकाला जाएगा? रेशा इनसे निकाला जाएगा। ओके, उनके बालों से क्या किया जाता है? उनके बालों से रेशा बनाया जाता है, और ये भी क्या है? आपके व्यवसाय के रूप में आपको काम में आएगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया है। पहला रियरिंग क्या होता है। दूसरा है आपका शेयरिंग। शेयरिंग इज अ प्रोसेस। शेयरिंग क्या है? एक प्रक्रिया है ऑफ रिमूवल ऑफ एनिमल हेयर। पहले आपने क्या किया? आपने शीप यानी भेड़ को पाल लिया। तो जब आप उसको पाल रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? रियरिंग बोला जाएगा। अब क्या कह रहे हैं? शेयरिंग क्या है? रिमूवल ऑफ एनिमल हेयर्स बाय यूजिंग मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स। ठीक है, जैसे बार्बर्स यानी जो क्या होते हैं? नाई वगैरह होते हैं ना, जो क्या करते हैं? आपको हेयर कट देते हैं अच्छा वाला। ठीक है, तो वो आपके हेयर कट करने के लिए, बालों को काटने के लिए मशीन्स का यूज करते हैं, जैसे सीजर हो गई, या फिर ट्रिमर्स चलते हैं, मशीन्स में आते हैं आपके। ठीक है, तो वो उन सब चीजों का यूज करते हैं आपको एक अच्छा सा हेयर कट देने के लिए। तो वैसी ही मशीन क्या होती है? यूज में आती है, उपयोग में आती है, जब क्या करेंगे? एनिमल से यानी जानवर से उसके हेयर्स को निकाला जाएगा, उसके बालों को अलग किया जाएगा। ओके, तो जैसे शीप हो गई, तो शीप के ऊपर एक ऐसी मशीन का उपयोग किया जाएगा। उस मशीन के उपयोग से क्या किया जाएगा? फिर उसके बालों को अलग किया जाएगा, और उन बालों से फिर क्या बनेगा? फाइबर बनेगा, रेशा बनेगा। तो जानवरों से उनके हेयर्स को अलग करना ही क्या है? ये जो प्रक्रिया है यही शेयरिंग है। ओके, तो आपने क्या कहा कि रियरिंग में हमने भेड़ को पाल लिया, अच्छे से पाला, उसके बाद उसके बाल बहुत लंबे लंबे हो गए। अब क्या करना है? उन बालों को हमें काटना है। हमें एक नाई लगेगा, एक बार्बर लगेगा, जो उसको बहुत सुंदर सा हेयर कट देगा। तो जो हेयर कट की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो भेड़ के बाल हम काटेंगे मशीन की सहायता से, वो क्या है? शेयरिंग। ओके, और थर्ड आपका है सेरिकल्चर।
सेरीकल्चर क्या कहता है कि जब हमें रेशम यानी सिल्क का को ऑब्टेन करना है, सिल्क को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, सिल्क मॉथ लगेगी, यानी कि रेशम का जो कीट है उसको पालना होगा। उसके लिए क्या लगेगा, उसके लिए आपको मलबेरी ट्री चाहिए, जिसपे कि आप उसको क्या करेंगे, उस मलबेरी ट्री जो होता है, शहतूत का पेड़ होता है, उसी में रेशम का कीट अपना पूरा लाइफ साइकिल लगभग कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यानी ये जो प्रोसेस है जहां पर आप रेशम कीट को पालेंगे, किसके लिए, सिल्क को प्राप्त करने के लिए, रेशम के उत्पादन के लिए, तो उसी को क्या कहा जाता है, आपका सेरीकल्चर कहा जाता है। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी रियरिंग क्या था, पालना, और अब किसको पाल रहे हैं, किसको रेस कर रहे हो, सिल्क वॉर्म, रेशम के कीट को। और किस लिए पाल रहे हो, कीड़े को कोई पालता नहीं है वैसे, लेकिन रेशम कीट को क्यों पाल रहे हो, क्योंकि आपको वहां से क्या निकालना है, रेशम निकालना है, सिल्क निकालना है, और उस सिल्क से क्या बनाएंगे, सिल्क फाइबर बनाएंगे, फिर उससे सिल्क का फैब्रिक बनेगा, फिर उससे बहुत सुंदर सुंदर फैब्रिक से कपड़े बनाएंगे। ओके, तो क्या समझ में आया, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी सिल्क वॉर्म को रेस करना, किस लिए, सिल्क को प्राप्त करने के लिए, यही क्या है आपका सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। ओके, तो तीन टर्म्स आपने यहाँ पर पढ़ी, एक है आपका रियरिंग, दूसरा है शेयरिंग, और तीसरा क्या है, सेरीकल्चर। रियरिंग क्या कहता है, एनिमल्स को पालिए, जानवरों को पालिए, और किसके लिए, अपने कमर्शियल पर्पसेस को कंप्लीट करने के लिए। ओके, यानी आपको वहां से भोजन प्राप्त हो सकता है एनिमल से, या मिल्क जिसे आप कह रहे हैं, या फिर वहां से फर, फैब्रिक आप प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए पालिए, तो वो आपका सारा रियरिंग के अंतर्गत आए। ठीक है, अभी शेयरिंग क्या है, जब आपने जानवर जैसे भेड़ को पाला है, याक को पाला है, तो उनके हेयर्स लंबे हो गए हैं, अब उन हेयर्स को मशीन की सहायता से एनिमल्स की, जानवरों की बॉडी से अलग कीजिए, वो क्या है, आपका शेयरिंग है। और वहीं पर सेरीकल्चर क्या है, जब सिल्क वर्म को यानी रेशम कीट को क्या किया जाएगा, रेस किया जाएगा, या वहां पर रेशम कीट को पालन किया जाएगा उसका, उसको क्या कहेंगे आप, सेरीकल्चर के अंतर्गत देखेंगे। ओके, तो ये तीनों टर्म आपको समझ आ गई होंगी, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक स्केचेस ऑफ द 2 stages इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ओके, आपको स्टेजेस के बारे में बताना है। सिल्क मॉथ क्या है, रेशम कीट एक कीड़ा है, उसकी लाइफ साइकिल होगी। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है कि उसकी पूरे जीवन की जो क्या होगी, एक प्रक्रिया होगी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर क्या होता है, अडल्ट होता है, फिर थोड़ा फ्रॉड होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। इसी प्रकार रेशम कीट जो है उसकी भी लाइफ साइकिल होगी, और वो लाइफ साइकिल जिसमें कि सिल्क, जहां पर सिल्क बन रहा है वो भी इंक्लूड हो। तो आपको लाइफ साइकिल की ऐसे स्टेजेस हमें बतानी है। तो किस प्रकार आप देखेंगे, स्केच बनाना है। तो पहला है आपका कोकून, और दूसरा है कोकून विद डेवलपिंग मॉथ। ठीक है, तो आपको क्या पता है कि जब फीमेल्स एग लेस करती हैं, अंडे देती हैं, और फिर अंडा क्या होता है, प्यूपा में कन्वर्ट होता है, देन प्यूपा क्या करता है, एक शेल बनाता है अपने चारों ओर, दैट इज कोकून, जो कहा जाता है, कोकून कहा जाता है। और कोकून में ही क्या होता है आपका मॉथ, कोकून में ही क्या होता है आपका है। तो इस प्रकार ये 2 स्टेजेस हैं, जल्दी से इन्हें स्केच ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट आप कंप्लीट लाइफ साइकिल देखेंगे अपने सिल्क, जो आपका सिल्क मॉथ है या फिर रेशम का कीट है उसकी। ओके, चलिए, तो ये लाइफ साइकिल है, यहाँ पर बताया गया है एक सिल्क मॉथ और एक क्या है, मेल है। ठीक है, एक मेल एक फीमेल, 2 सिल्क मॉथ दिखाई गई है आपको। दूसरा, ये आपको पूरी लाइफ साइकिल यहाँ पर दिखाई गई है। ओके, सिल्क मॉथ, ठीक है, फर्टिलाइज एग, ये आपकी फीमेल सिल्क मॉथ है, रेशम कीट है, मादा रेशम कीट जिसे आप कहते हैं। ये फर्टिलाइज हुआ यहाँ पर एग, ठीक है, फिर किस में कन्वर्ट हुआ, लार्वा, लार्वा स्टेज में आएगी सिल्क वॉर्म, देन लार्वा कैटरपिलर ईटिंग लीफ ऑफ मलबेरी। अब वो लार्वा कैटरपिलर जो है वो क्या करेगा, मलबेरी की लीफ पे है, ठीक है, यानी जो शहतूत का पत्ता आप कह रहे हैं उसके ऊपर है। देन प्यूपा बनाएगा,
सेक्शन ऑफ कोकून डेवलपिंग लार्वा, यहाँ पर कोकून का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से सिल्क मॉथ कमिंग आउट ऑफ कोकून, कोकून से बाहर आपकी सिल्क वॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर ये कीड़ा बना, ठीक है, यहाँ पर ये डेवलप हुआ पूरा, और उसके बाद यहाँ फिर क्या हुआ, वो कोकून से बाहर आ गया। अब कोकून ही क्या है, जिबर जहां से आप निकालेंगे। ओके, कोकून एक शेल है जो कि किससे मिलकर के बना हुआ है, उस सिल्क से बना हुआ है, रेशम से बना हुआ है। उसी से आप क्या करेंगे, उसको फिर आपने क्या कहा कि उसको हम धूप में रखेंगे या फिर उसको बॉईल करेंगे, फिर उससे क्या प्राप्त किया जाएगा, सिल्क को प्राप्त किया जाएगा। ओके, तो ये पूरी लाइफ साइकिल आपने यहाँ देख ली है सिल्क मॉथ की। इसको बनाएंगे जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। ठीक है, तो नर्सरी की एक राइम है, या आपने प्राइमरी की क्लासेस में ये राइम देखी होगी, कविता। फर्स्ट लाइन है जिसमें बा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। सेकेंड है मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीज वॉज व्हाइट एज स्नो। आंसर द फॉलोइंग। तो ये राइम्स आपने सुनी होंगी, इन राइम्स को पढ़ करके आपके दिमाग में क्या आता है, तो बा ब्लैक शीप यानी शीप की बात हो रही है। हैव यू एनी वूल, शीप से पूछा जा रहा है हैव यू एनी वूल, क्या तुम्हारे पास कोई वूल है। सेकेंड, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, मैरी के पास क्या है, एक लिटिल लैम्ब है, छोटा मेमना है। हुज फ्लीस वॉज व्हाइट एज स्नो, उसके फ्लीस क्या है, फ्लीस यानी जो हेयर्स हैं उसके, वो किसकी तरह है, व्हाइट एज स्नो यानी बर्फ के समान क्या है, सफेद है। ये दो लाइन आपने पढ़ ली, इनसे कुछ तो दिमाग में बनता है, क्या समझ आता है आपको कि क्या इसमें शीप की हेयर्स की यानी वूल की, फाइबर की बात हो रही है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन क्या है इनको पढ़ने के बाद, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। तो जो ब्लैक शीप है, काली भेड़ है, उसके कौन से पार्ट में, बॉडी के कौन से पार्ट में वूल है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है, व्हाट इज मेंट बाय द व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब, यानी जो छोटा मेमना है उसके व्हाइट फ्लीस से क्या मतलब है। तो ये दो क्वेश्चन है आपके, इनके आंसर देखिए। फर्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल, तो वूल यानी कौन से हेयर की बात हो रही है, हेयर कहाँ होती है, स्किन पे होती है। ठीक है, तो द हेयरी स्किन कॉल्ड फ्लीश हैज वूल इन ब्लैक शीप। तो बाल कहाँ होते हैं, स्किन पे होते हैं, और जब भेड़ की बात की जा रही है या शीप की बात की जा रही है, तो जब उसके वूल की बात की जा रही है तो वो क्या है, जो उसकी हेयरी स्किन है जिसको फ्लीच कहा जा रहा है, या खाल जिसे आप भेड़ की खाल जो बोलते हैं, ठीक है, वही है। ओके, और सेकंड, व्हाट इज मेंट बाय द व्हाइट फ्लीश ऑफ द लैम्ब, तो व्हाइट फ्लीश ऑफ द लैम्ब का मतलब क्या है, जो उसके व्हाइट कलर के हेयर्स होंगे उन्हीं की बात यहाँ पर हो रही है। व्हाइट फ्लीश ऑफ द लैम्ब मीन्स द व्हाइट कलर्ड हेयरी स्किन, जो उसकी सफेद रंग की बालों वाली स्किन है उसकी बात की जा रही है। ओके, तो ये दो लाइंस पढ़ के आप इन क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हैं। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग, मैच द वर्ड ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज गिवन इन कॉलम सेकंड। आपको दो कॉलम दिए जाएंगे और उन कॉलम को आपको मैच करना है। ठीक है, जो वर्ड जिस नेक्स्ट कॉलम के वर्ड से रिलेट करेगा उन दोनों को आपको मैच करना है। तो कॉलम आपको बताए गए हैं। फर्स्ट है आपका, कॉलम फर्स्ट में लिखा है स्कोरिंग, सेकेंड है मलबेरी लीव्स, थर्ड है याक, और फोर्थ है कुकून। ओके, वहीं पर कॉलम सेकेंड में आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। ईल्ड्स सिल्क फाइबर, ए जो है आपका, बी है वूल ईल्डिंग एनिमल, सी इज फूड ऑफ सिल्कवॉर्म, डी इज रीलिंग, एंड ई इज क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। ओके, तो ये आपको मैच करने। ओके, इसका सोल्यूशन यहाँ पर है। स्कोरिंग मतलब क्या होता है, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, जो आपकी शेयर्ड स्किन है, स्किन यानी त्वचा, किसकी, उस एनिमल की बात की जा रही है जिसके हेयर्स आपने क्या कर लिए हैं, शेयर कर लिए। ओके,
तो क्लीनिंग, अब उसकी सफाई होगी और उसको क्या कहा जाएगा, स्कोरिंग कहा जाएगा। ठीक है, जब शियर्ड में क्या कह रहे थे, शियर्ड कह रहे थे कि मशीन की सहायता से जिस प्रकार बार्बर हेयर कट करता है उसी प्रकार मशीन्स की सहायता से क्या किया जाएगा, जो एनिमल्स हैं उनके हेयर्स भी कट किए जाएंगे। ओके, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, शियरिंग कहा जाएगा। अब शियरिंग जब हो गई है स्किन की, तो जो शेयर्ड स्किन है उसका क्या होगा, क्लीनिंग की जाएगी, सफाई की जाएगी, और उसी को क्या कहा जाता है, स्कोरिंग कहा जाता है। ओके, सेकेंड है मलबेरी लीव्स। तो मलबेरी लीव्स क्या होती हैं, जो सिल्क मॉथ होती है उनका खाना होता है, फूड होता है, तो फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। ओके, थर्ड है आपका याक, और याक क्या है, याक से वूल निकाला जाता है, ऊन प्राप्त किया जाता है, तो वूल यील्डिंग एनिमल, वूल यील्डिंग एनिमल। फोर्थ है आपका कुकून, एंड कुकून यील्ड्स सिल्क फाइबर। ओके, तो ये आपके क्या हो गए, करेक्ट आंसर्स हो गए। ओके, तो इस तरह से आपने मैच कर लिया। रीलिंग की बात की जाती है, तो रीलिंग क्या है, रीलिंग जब कोकून से सिल्क प्राप्त किया जाएगा और उस सिल्क को क्या किया जाएगा, रीलिंग की जाएगी, फाइबर बना के फिर उसको रील बनाया जाएगा उसका, तो उसको रीलिंग कहा जाता है। ओके, तो जल्दी से इन्हें नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, दो प्रकार के थर्मोमीटर लास्ट सेशन में भी आपको बताए थे। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो क्या करता है, जब ये आपको बुखार आएगा कुछ आएगा तो आपके बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है। ओके, और वहीं पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्यों यूज किया जाता है, जैसे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं लैब्स में, तो वहां पे जो सोल्यूशन बनाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग सोल्यूशन बनाए जाएंगे, तो उनके तापमान को मापने के लिए जो थर्मोमीटर यूज किया जाता है दैट इज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, तो दोनों थर्मोमीटर में आपको सिमिलैरिटीज यानी कि समानता बतानी है और डिफरेंसेस यानी अंतर भी बताने हैं। ओके, चलिए पहले सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। बोथ आर मेड ऑफ ग्लास एंड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। जो दोनों थर्मोमीटर हैं वो आपके क्या करते हैं, ग्लास के बने होते हैं। ऑब्वियसली थर्मोमीटर आपने देखे हैं वो किसके, कांच के बने होते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, क्या होती है उनमें, एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है। ओके, तो ये सिमिलैरिटी हो गई पहली, दोनों ही दिखने में क्या है, समान है। At one end, both of them have a bulb. दोनों के एक एंड पर क्या होगा, एक बल्ब लगा हुआ होता है। तो थर्मोमीटर ही होता है वैसे, चाहे कोई सा भी हो, तो दिखने में वो समान ही होते हैं लगभग। उनके फंक्शनिंग अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि उनमें टेम्परेचर अलग अलग दिखाया जाता है। ओके, इस वजह से तो आपका लगभग जो उनका दिखने का या स्ट्रक्चर जो है उनको बनाया गया है जिस प्रकार, तो वो समान ही होते। तो पहला उन्होंने बोला कि ग्लास से बना होगा, लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब उसमें होगी। दूसरा क्या कह रहा है कि उसमें क्या, दूसरी सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के एक एंड पर क्या होगा, एक बल्ब लगा हुआ होगा। ओके, थर्ड है आपका bulbs of both the thermometers consist of mercury। ओके, तो दोनों जो आपके थर्मोमीटर हैं उनका जो बल्ब लगा हुआ है एक एंड पे, उस बल्ब में क्या होगा, मर्क्यूरी लगा होगा, जो कि आपका क्या होता है, पारा जिसे आप कहते हैं। यानी दोनों ही थर्मोमीटर में क्या है, मर्क्यूरी उपस्थित है। ओके, सेल्सियस स्केल, फोर्थ है आपका सेल्सियस स्केल इज प्रेजेंट इन बोथ द थर्मोमीटर। दोनों जो थर्मोमीटर हैं उनमें क्या होता है, डिग्री सेल्सियस वाला स्केल पाया जाता है। यानी तापमान दोनों जब मापेंगे तो आपको किस में बताएंगे, डिग्री सी में ही बताएंगे। यानी अगर मैं बॉडी की बात करूं तो अगर बॉडी का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर माप रहा है, डॉक्टर के पास क्लिनिकल थर्मोमीटर है, तो वो जब भी आपको टेम्परेचर देगा तो वो भी डिग्री सेल्सियस में ही बताएगा। ओके, और वहीं पर अगर आपके पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर है और आप किसी सोल्यूशन का टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो भी डिग्री सेल्सियस में ही टेम्परेचर बताएगा, क्योंकि उनमें स्केल ही वही वाला लगा है। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा। जल्दी से सिमिलैरिटीज नोट करेंगे, फिर हम डिफरेंसेस की बात करेंगे कि जब दोनों ही समान हैं
इन चारों पॉइंट्स को देखने के बाद तो फिर हम अलग अलग यूज क्यों कर रहे हैं, यानी लैब्स के लिए अलग थर्मामीटर क्यों ले रहे हैं, और जब क्लिनिक्स की बात आ रही है, हॉस्पिटल की बात आ रही है, तो वहां पर हम दूसरा थर्मामीटर क्यों ले रहे हैं। ओके, दोनों जगह हम एक ही क्यों यूज नहीं कर रहे हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर को हम बॉडी के लिए भी यूज कर लें कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, और जब ये लैब में हमें कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, वही थर्मामीटर यूज कर लेंगे। तो उसके लिए हम किसकी बात करेंगे, डिफरेंसेस की बात करेंगे कि कुछ तो अंतर होगा दोनों में। ओके, तो डिफरेंसेस आपके क्या क्या हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में आपके यहां पर 3 डिफरेंसेस यानी अंतर बताए गए हैं। पहला है आपका टेम्परेचर रेंज इफ 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर में जो आपका टेम्परेचर रेंज होता है वो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है लगभग। ओके, आपको पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, आपका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है इफ यू आर हेल्दी, अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो। ओके, वहीं पर बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की, तो इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस की तापमान को ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो पहला अंतर ये हो गया। तो इसका मतलब अगर आपको 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गरम सोल्यूशन बनाना है, कोई सोल्यूशन है, सपोज आपको पानी और चीनी का घोल बनाना है, ये सोल्यूशन है, लैब में परफॉर्म कर रहे हैं आप, आपको चाहिए 60 डिग्री सेल्सियस उबलता हुआ चीनी और पानी का घोल, तो आप क्लिनिकल थर्मामीटर लेके जाएंगे उस घोल के पास, तो वो तो 42 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर मेजर कर पाएगा, तो आप कैसे 60 डिग्री का बना पाओगे, तो वहां पर आपको क्या लगेगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर लगेगा। ओके, और जब बात करेंगे कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना है, तो चूंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज कितना है, -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा या पीरियड्स का गैप होगा वो ज्यादा होगा, तो वो उतना एक्यूरेटली आपका बॉडी टेम्परेचर शायद ना दे पाए। ओके, तो सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं, यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी। ओके, तो यानी क्लिनिकल थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेगा, और वहीं पर जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर होगा वो किसका, लेबोरेटरी जो आपके लैब में आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वहां पर टेम्परेचर को मापने के काम आएगा। ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर इट हैज किंक विच प्रिवेंट्स इमीडिएट बैक फ्लो ऑफ मर्करी एंड इट डज नॉट हैव अ किंक। ओके, तो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होता है जिसके कारण क्या होता है, मर्करी एकदम से वापस बैक फ्लो करता है, जबकि ऐसा लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होता है। यही इन दोनों में डिफरेंस या अंतर देखने को आपको मिलते हैं। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट, यानी ऊष्मा के कंडक्टर्स मीन्स क्या हो गए, चालक या सुचालक जिन्हें आप कहते हैं, और दूसरा आपका क्या हो गया, इंसुलेटर यानी कि कुचालक। इन दोनों के उदाहरण आपको बताने, ऊष्मा के सुचालक और कुचालक, यानी ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं कि जिनमें ऊष्मा का चालन हो रहा है, एक जगह से ऊष्मा दूसरी जगह तक प्रवाहित हो रही है। मतलब अगर एक सिरे में तापमान बढ़ रहा है तो वो तापमान दूसरे सिरे तक पहुंच रहा है, दैट मीन्स कि दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। ऐसे मटेरियल की बात कर रहे हैं, उसका एग्जांपल दे रहे हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं कि इंसुलेटर यानी कि कुचालक, कि अगर हीट एक सिरे पर है, एक सिरे पर आग लगी हुई है तो दूसरे सिरे तक आपको गर्म फील नहीं हो रहा है, वहां पर आप इजीली पकड़ सकते हैं। तो ऐसी चीजों की बात करें तो कंडक्टर्स के एग्जांपल हो गए आयरन एंड कॉपर। आप क्या कहते हैं कि जनरली जो भी मेटल्स होते हैं यानी धातुएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, सुचालक होती हैं
हीट की। ओके, और इंसुलेटर्स में आपके प्लास्टिक एंड वुड आते हैं, या आप क्या कहते हैं कि जो जनरली नॉन मेटल्स होती हैं, यानी इनके अलावा भी आप और एग्जांपल्स भी दे सकते हो। ओके, जितनी भी आपकी अधातुएं होती हैं लगभग वो क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, इंसुलेटर्स होते हैं किसके, हीट के, और इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर आपका आता है। ओके, तो कंडक्टर्स में आप आयरन बोल सकते हैं, कॉपर बोल सकते हैं, इसके अलावा एल्यूमिनियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, या फिर इनके अलावा आपके कुछ कुछ अलॉयज भी आते हैं जो कि क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। ओके, जैसे स्टील के बर्तन होते हैं जो आपके, तो वो भी क्या करते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं। वहीं पर ब्रास हो गया, पीतल हो गया, उसके इंसुलेटर की बात करें तो प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या करते हैं, जैसे प्लास्टिक के एक सिरे पर आग लग गई है सपोज, तो आप दूसरे सिरे से उसको इजीली क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ऐसी लकड़ी में भी होता है, घर में चूल्हे में खाना बनता है तो क्या होता है, लकड़ी के एक सिरे पे आग लगी रहती है और दूसरे सिरे से आप उसको इजीली पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो हीट को फ्लो नहीं होने दे रही है वहां तक। समझ रहे हैं, जैसे ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है सपोज, ये आयरन रॉड है, ठीक है, इसको हम ले गए फ्लेम के पास, ज्वाला के पास ले गए, यानी इसके एक सिरे पर यहाँ पर आग लगा दी कहीं पर, धीरे धीरे क्या होगा, ये गर्म होना स्टार्ट होगा, तो गर्म होना स्टार्ट होगा तो ये रेड होने लगेगा। ओके, और आप क्या देखेंगे कि टेम्परेचर इधर को फ्लो हो रहा है, यानी हीट भी फ्लो हो रही है, ये सिरा भी इसका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये किसकी बात हो रही है, आयरन की। ठीक है, तो लोहे की कोई भी चीज है तो उसको क्या देखेंगे, एक जगह पे अगर आप उसको आग के संपर्क में ले गए हैं, एक सिरा आपने आग के संपर्क में रख दिया है, तो धीरे धीरे उसका दूसरा सिरा भी क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है, यानी उसने हीट को क्या किया, फ्लो होने दिया। ओके, वहीं पर अगर आप बात करेंगे कि हमारे पास लकड़ी है सपोज, कोई वुड है, ठीक है, अब इस लकड़ी के एक सिरे पर हमने आग जला दी, यहाँ पर आग लगा दी हमने, या जल गए, लकड़ी जल गई, लेकिन ये हीट को फ्लो नहीं होने देगा, इधर हीट को फ्लो नहीं होने देगा, तो ये वाला जो दूसरा एंड है इसका, ये वाला एंड, इसको आप इजीली पकड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां तक हीट पहुंची नहीं है, इस वजह से ये क्या है, इंसुलेटर है, या आप क्या कह सकते हैं, ये कंडक्ट नहीं होने दे रहा है हीट को। ओके, तो ये आपके दोनों के एग्जाम्पल हो गए। तो कंडक्टर और इंसुलेटर आपको समझ में आता है। कंडक्टर्स आपके क्या होते हैं कि जो कंडक्ट करते हैं या अपने में से चलने देते हैं, वही कुचालक यानी इंसुलेटर क्या होते हैं, जो अपने में से चलने नहीं देते। अब वो डिपेंड करता है आप बात किसकी कर रहे हैं। यहाँ पर हीट यानी ऊष्मा की बात हुई, और किसकी बात हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी आप क्या देखते हैं, कुछ कंडक्टर्स आते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और कुछ इंसुलेटर्स आते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने देते। तो वहां पर क्या कहते हैं आप, जो विद्युत की तारें होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो सारी मेटल्स की बनी होती हैं जो कि गुड कंडक्टर्स होते हैं, और उनकी आउटर कवरिंग, क्योंकि आपको वायर्स को पकड़ना होता है, तो बाहर से कवरिंग इंसुलेटर्स की जाती है, जो कि जनरली क्या होते हैं, आपकी नॉन मेटल्स होती है। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस व्हाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। ज्यादा कपड़े पहनने से आपको सर्दियों में गर्मी फील होती है, जबकि आप एक ही मोटा कपड़ा पहनेंगे उसकी अपेक्षा। ठीक है, तो क्यों हो रहा है ये हम देखते हैं। मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर। ज्यादा लेयरिंग करेंगे कपड़ों की, मतलब ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनेंगे। आपने टी शर्ट भी पहन ली, उसके ऊपर उसके नीचे आपने इनर भी डाल ली, उसके ऊपर आपने स्वेटर पहन ली, ऊपर से आपने जैकेट डाल लिया है, तो ये लेयरिंग हो गई कपड़ों की, यानी बहुत सारे कपड़े आपने पहन लिए, तो उसकी वजह से आपको ज्यादा गर्मी होगी। ओके, देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग, या आपने सिंपल एक जैकेट पहन लिया, तो उससे ज्यादा गर्मी होगी। बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन लेयर्स। जब यहाँ पर क्या बन गई थी, अलग अलग लेयर्स, एक ये कपड़ा पहना आपने, उसके बाद एक और कपड़ा पहना, उसके बाद आपने एक और कपड़ा पहन लिया, और उसके बाद एक और, ये 4 लेयर बनी। तो जो हवा यहां से फ्लो हो रही होगी, ठीक है, सपोज वो एंटर कर गई, इसके अंदर एंटर कर गई इस वाले पार्ट में। ओके, फिर उसके बाद क्या हो गया,
यहाँ वो जाएगी तो थोड़ी कम मात्रा में जाएगी, अभी यहाँ जाएगी तो और कम मात्रा में जाएगी, और फिर यहाँ पर वो ट्रैप हो जाएगी फाइनली। तो यहाँ जो आपकी बॉडी है वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगी। समझ रहे हैं, लेयरिंग की वजह से ये हो रहा है। और इसी की जगह अगर आपने क्या किया, सिंपल एक ही मोटा कपड़ा डाल लिया, ये आपने एक ही थिक कोई जैकेट डाल लिया है, ठीक है, तो यहाँ चांसेस क्या हैं, यहाँ चांसेस ज्यादा है कि हवा तब भी पहुंच जाएगी बॉडी तक आपकी। ओके, तो क्या हो गया, ज्यादा लेयर करने की वजह से हवा क्या हो रही है, जो सर्द हवाएं हैं बाहर की, यहाँ की सर्द हवाएं, ये ट्रैप हो रही हैं इन कपड़ों के बीच में और बॉडी तक नहीं पहुंच पा रही है। ओके, वहीं पर अगर मोटा एक कपड़ा है तो इसमें चांसेस हैं कि जो आपकी एयर होगी या जो सर्द हवाएं हैं बाहर की, वो आपके बॉडी तक पहुंच जाए। ओके, एज एयर इन अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट डज नॉट अलाउ द एस्केप ऑफ द हीट फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8th है आपका मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। आपको यहां पर पिक्चर दिया गया है और इस पिक्चर में आपको बताना है कि कहां पर कंडक्शन हो रहा है, कहां पर कन्वेक्शन हो रहा है और कहां पर रेडिएशन हो रहा है। ओके, तो कंडक्शन आपने पहले भी पढ़ा है। कंडक्शन क्या कहता है कि जब सॉलिड में आपका हीट ट्रांसफर होती है या हीट फ्लो करती है, दैट इज कंडक्शन। रेडिएशन क्या होता है, जो यहां से निकल रहा है, दैट इज योर रेडिएशन। ओके, तो दूसरे पिक्चर में आप देखेंगे कि कन्वेक्शन कहां पर हो रहा है, कंडक्शन कहां पे हो रहा है, रेडिएशन कहां पर हो रहा है। ओके, तो रेडिएशन आपका ये हो रहा है, जो रेडिएट, आप क्या करते हैं, ज्वाला के पास में आप हाथ ले जाते हैं अपना, ठीक है, आग जल रही है, गैस जल रही है, उसके पास में हाथ ले जाएंगे तो आपको क्या फील होता है, ये तो ज्वाला जल रही है, आपने इसको टच नहीं किया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि जहां पर आग जल रही होगी उस पर हाथ लगा देना, आपने हाथ नहीं लगाया गया उस पे, फ्लेम पे हाथ नहीं लगाया, फिर दूर से आप यहाँ कहीं पास में हाथ ले गए तो आपको गर्मी फील होती है, तो यानी वहां पर कुछ तो हीट इमिट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, वही आपका क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। ठीक है, रेडिएशन। तो यहां पर आपका ये रेडिएशंस निकल रहे हैं। ओके, और दूसरा रेडिएशन कहां पर निकलता है कि बर्तन आपका गर्म हो गया है तो उसको बिना छुए आप क्या करते हैं, दूर से अगर उसके पास हाथ ले जाएंगे तो आपको गर्मी जैसी फील होती है, तो यहां भी रेडिएशन निकल रहे होंगे इस बर्तन के पास, जो बर्तन गर्म हो गया, तो ये सारे क्या है, ये रेडिएशन है। कन्वेक्शन कहां पर हो रहा है आपका, कन्वेक्शन आपका तब हुआ जब आपका बर्तन गर्म हो गया है और बर्तन के अंदर जो रखा हुआ है ये भी गर्म हो गया, तो हीट का क्या हुआ, ट्रांसफर हुई आपके सॉलिड से लिक्विड में। आप सपोज आपने यहाँ लिक्विड रखा हुआ है कोई, तो दैट इज कन्वेक्शन। ओके, और वहीं पर कंडक्शन क्या हुआ, जब ये जो सॉलिड था, जो मेटल है या जो बर्तन है आपका वेसल है, उसमें जब ही हीट फ्लो करेगी ना, वो पहले कहाँ थी, नीचे वाले पार्ट में थी, यहाँ कहीं थी हीट, क्योंकि फ्लेम सिर्फ इस वाले पार्ट को टच कर रही, तो यहाँ गर्म होगा, धीरे धीरे वो यहाँ से यहाँ बर्तन के सिरे तक पहुंचेगी, इस पार्ट को भी गर्म करेगी इस तरह से। तो ये क्या कर रही है, सॉलिड में हीट का फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, कंडक्शन कहा जाएगा। ओके, कंडक्शन। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी डायग्राम से कि कहां पर आपका रेडिएशन हो रहा है, कहां पर कन्वेक्शन हो रहा है और कहां पर कंडक्शन दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड व्हाइट। एक्सप्लेन। जहां पर गर्मी होती है उन इलाकों में जो घर की बाहर की दीवारें होती हैं उनको सफेद पेंट क्यों लगाया जाता है, ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपको पता है कि सफेद जो होता है वो क्या करता है, ऊष्मा को कम अवशोषित करता है या अब्जॉर्ब करता है। वहीं पर ब्लैक जो होता है या डार्क कलर जो होते हैं वो ज्यादा
ऊष्मा को अवशोषित करते हैं या आप क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। तो ज्यादा अगर डार्क कलर होंगे उनकी वजह से ज्यादा गर्मी अंदर ट्रैप होगी और फिर और ज्यादा गर्म आपको लगेगा, इस वजह से सफेद रखे जाते हैं। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, जहां पर गर्मी ज्यादा होती है, it is advised that the outer walls of houses be painted white because white color reflect back most of the heat। क्या करता है, ज्यादातर हीट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। जितनी ऊष्मा आएगी सन से ही आ रही है ज्यादातर हीट, तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि दोबारा वापस भेज देगा। ओके, मोस्ट ऑफ द हीट दैट इज इंसिडेंस ऑन इट एज व्हाइट इज अ पुअर एब्जॉर्बर। यही हमने बोला, व्हाइट क्या है, एक कमजोर एब्जॉर्बर यानी अवशोषक है। किसका, ऊष्मा का। ओके, दिस हेल्प्स इन कीपिंग द हाउस कूल। इसकी वजह से घर कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। समझ रहे हैं, घर की दीवार पे सफेद पेंट कर देंगे तो जो सफेद पेंट है वो ज्यादातर जो उस सन से लाइट आ रही है या हीट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा और अवशोषित नहीं करेगा उसको, यानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा हीट को। जो क्योंकि पहले से क्लाइमेट इतना गर्म है, अगर वो सारी हीट को ट्रैप कर लेगा या आप क्या कहेंगे अवशोषित कर लेगा, तो उससे घर में और ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। तो अगर आपको गर्मी से बचना है, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि हॉट है क्लाइमेट, तो हमें क्या करना है, घरों को सफेद पेंट करना है। ओके, और वहीं पर अगर घर को आप बाहर से किसी डार्क कलर से पेंट कर देंगे तो वो, क्योंकि डार्क क्या है, बहुत अच्छे एब्जॉर्बर होंगे हीट के, तो वो क्या करेंगे, ज्यादातर हीट को आपकी अवशोषित कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। अम्ल और क्षार में अंतर बताने हैं। ठीक है, तो आपको पता है अम्ल कौन से होते हैं। जब आप कई चीजें खा रहे थे तो आपने कहा था ये तो खट्टे हो रहे हैं स्वाद में, तो हमने उसको किसकी कैटेगरी में रख दिया था, अम्ल की कैटेगरी में रख दिया था। वहीं पर आपने कुछ चीजों को बोला ये तो कड़वे हो रहे हैं, कसैले हो रहे हैं, बिटर इन टेस्ट, तो उनको किसकी कैटेगरी में रख दिया, क्षार की कैटेगरी में रख दिया। फिर आपने बोला कि सारी चीजों को खा तो नहीं सकते, कुछ कुछ एसिड क्या होते हैं, कोरोड कर देते हैं, स्किन को खराब कर देते हैं, उन एसिड को खा नहीं पाएंगे तो पता कैसे लगाएंगे कि वो एसिड है या नहीं है। तो उनके लिए हमने इंडिकेटर्स लाए, इंडिकेटर्स के कांटेक्ट में यानी सूचकों के संपर्क में उनको ले गए। जैसे गाड़ी का इंडिकेटर आपको सूचित करता है कि गाड़ी कौन सी डायरेक्शन में मुड़ने वाली है, उसी प्रकार यहाँ केमिस्ट्री में जब आप इंडिकेटर्स देखते हैं तो वो आपको सूचित करते हैं कि दिया गया जो आपका विलयन है या चीज है कोई भी, वो आपकी अम्लीय, क्षारीय और किस लवणीय किस प्रकार की प्रकृति की होगी। ओके, तो यानी कि वहां पर सूचक के संपर्क में लाएंगे, तो सूचक के संपर्क में वो अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो भी हमको बताते हैं कि अम्ल और क्षार है। जिस प्रकार एक लिटमस बहुत कॉमन इंडिकेटर है आपका, वो क्या करता है, अम्ल के कांटेक्ट में आने पर ब्लू अगर लिटमस है तो वो रेड कलर का हो जाएगा। वहीं पर अगर बेस के कांटेक्ट में किसी रेड लिटमस को लाया जाता है तो वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इतनी चीजें आप एसिड और बेस में देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, यानी खट्टे हैं स्वाद में। ओके, जैसे आपने सेब खाया तो वो खट्टा था, आपने नींबू चखा तो वो भी खट्टा था, तो इन सब में क्या होता है, अम्ल उपस्थित होता है, यानी कि आपका एसिड। ओके, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे हो सकते हैं, कसैले हो सकते हैं स्वाद में। ओके, नेक्स्ट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अम्ल क्या होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को आपका नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। वहीं बेसिस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अगर ब्लू ही लिटमस पेपर के संपर्क में किसी क्षार को लाया जाता है तो लिटमस में कोई चेंज नहीं दिखता है। ठीक है, वहीं पर थर्ड क्या कह रहे हैं, एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस। लाल लिटमस पर अगर किसी अम्ल को डाला जाएगा तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, और लाल लिटमस पर आपका अगर किसी बेस को डाला जाता है यानी क्षार को, तो वो उस लाल लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। ओके, लास्ट है आपका, एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक। एसिड को अगर हल्दी में डाला जाएगा, हल्दी भी आपका क्या है, एक इंडिकेटर है यानी सूचक है, प्राकृतिक सूचक जिसे कहा जाता है,
तो उसमें अगर किसी अम्ल को डाला जाता है तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, मतलब हल्दी का पीला रंग पीला ही रहेगा। जबकि किसी क्षार को हल्दी में डाला जाता है तो वो हल्दी पीली है, वो रेड में कन्वर्ट हो जाती है या रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, कभी जिसे खाना खाते हैं उसमें हल्दी वगैरह रहती है, तो अगर वो खाना कपड़ों में गिर जाता है, हल्दी का पीला दाग लग जाता है कपड़ों में, तो उसको जब भी वॉश करते हैं तो वॉश करने के लिए हम बेस यूज करते हैं, डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, तो वो रेड कलर जो आपका येलो कलर था किसका, हल्दी का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में या रेडिश ब्राउन में। ओके, तो ये सारे आपके अंतर हैं या डिफरेंसेस जिन्हें आप बोल रहे हैं अम्ल और क्षार के बीच में। तो होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। ओके, तो आज के सेशन में हमने 4th प्रैक्टिस सेट अपना सॉल्व किया है, जिसमें हम चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स लेकर चले हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होगा आपके मन में तो वो आप आने वाले सेशंस में पूछ लेंगे। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।